हेलो बच्चों, कैसे हो आप? अच्छे हो? चलिए फिर आइए, आप क्लासरूम में सोशल साइंस का चैप्टर लेकर के आए हैं हम। और क्लास है हमारी 7th और चैप्टर हमारा चल रहा था। चैप्टर नंबर है आवर मोस्ट प्रीशियस नीड वाटर, चैप्टर नंबर 13। इसके 2-3 वीडियो हम पहले पढ़ चुके हैं। और कुछ गला अभी ख़राब चल रहा है, इसलिए हो सकता है आपको आवाज़ में कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। रीज़न फॉर द ओरिजिन ऑफ करेंट्स, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे प्रीवियस वीडियो में। हमने प्रीवियस वीडियो में वार्म करंट्स और कोल्ड करंट्स के बारे में रीड किया था। वार्म करंट तो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? इक्वेटर से ओरिजिनेट होते हैं और पोल्स की तरफ जाते हैं। और कोल्ड करंट्स जो होते हैं वो हाई लैटिट्यूड्स पर ओरिजिनेट होते हैं और हमारी इक्वेटर की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये उन दोनों में फ़र्क था। अब रीज़न क्या है जिससे कि करंट्स ओरिजिनेट होते हैं? क्यों ओरिजिनेट होते हैं ये करंट्स ओशियन के अंदर? तो हम उसको पढ़ेंगे। द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ ओशियनिक करंट्स आर एज फॉलोज। ऐसे फैक्टर्स हैं कुछ जो ओरिजिन ओशियनिक करंट्स के ओरिजिन के लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, जिम्मेदार होते हैं। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? एक तो सबसे पहले है डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। बेटा, जैसे हम जानते हैं हर लैंड एरिया का टेम्परेचर डिफरेंट टाइप का होता है, इसी तरह ओशियंस का भी डिफरेंट होता है। तो टेम्परेचर जो होता है आर हायर इन द इक्वेटोरियल रीजन, यानी कि जो हमारा ये इक्वेटोरियल रीजन है बीच का, इक्वेटर के आसपास वाला टॉररेट जोन, वो क्या होता है? बहुत हाई टेम्परेचर वाला होता है, बहुत गर्म होता है, क्योंकि यहाँ पर सन रेज बिल्कुल स्ट्रेट पड़ती है इस पार्ट पर। इस कारण से ये बहुत गर्म होता है इक्वेटर के आसपास वाला हिस्सा। तो ये टेम्परेचर क्या होता है? यहाँ का गर्म होता है। वेयर वाटर सरफेस इज रेज्ड ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ वाटर, और वाटर सरफेस जो होती है वो वाटर एक्सपेंशन के आधार पर जो है वो रेज होती है। दिस वाटर फ्लोज टुवार्ड्स द पोल, और ये वाटर क्या करता है? पोल की तरफ फ्लो करता है। फॉर ब्रिंगिंग इक्विलिब्रियम कोल्डर वाटर फ्रॉम पोल्स फ्लो टुवार्ड्स द इक्वेटर। जैसा कि पहले मैंने बताया था आपको पहले प्रीवियस वीडियो में कि यहाँ से जो वाटर रेज होता है, वार्म वाटर, वो पोल्स की तरफ फ्लो करता है, और पोल्स की तरफ का जो वाटर है था कोल्ड वाटर, कोल्ड करंट्स जो होते हैं वो इक्वेटर की ओर फ्लो करते हैं। तो ये भी एक डिफरेंस, जो हमारे टेम्परेचर का डिफरेंस है वो भी करंट्स को क्या करता है? इफ़ेक्ट करता है। उसी तरह से प्लैनेटरी विंड्स होती हैं, हवाएं जो ग्रहों से आती है, या जो हमारा जो प्लैनेट है अर्थ, उस पर चलने वाली जो विंड्स हैं वो भी इसके लिए जिम्मेदार होती हैं। मेजॉरिटी ऑफ ओशियन करंट्स फ्लो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द प्लैनेटरी विंड्स। और जैसा कि आपने देखा होगा कि रिवर्स में भी आपने कभी देखा हो कि जिधर की विंड का डायरेक्शन होता है उस ओर ही उसकी लहरें दौड़ती है। तो ओशियंस में भी सेम वही प्रोसीजर फॉलो होता है कि जिस प्लैनेट पर जिस डायरेक्शन की विंड से चलेगी उसी डायरेक्शन का के करंट्स बनेंगे, उसी डायरेक्शन के करंट फ्लो करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है द अर्थ रोटेशन। हमारी जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पर क्या करती है? रोटेट करती है। तो अर्थ का रोटेशन भी इन करंट्स को इफ़ेक्ट करता है। इन 24 आवर्स द अर्थ मेक्स 1 रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। अपनी अर्थ जो है वो अपना एक रोटेशन अपनी एक्सिस पर कितने घंटों में पूरा करती है? 24 आवर्स में।
दिस डेली मूवमेंट डिफ्लेक्ट द ओशनिक वाटर इन द फॉर्म ऑफ अ करंट। और यही जो डेली का अर्थ का मूवमेंट है, डेली अपनी एक्सिस पर घूमने का जो रोटेशन है, वो ओशनिक वाटर को, करंट को फॉर्म करने में क्या करता है, ओशनिक करंट्स को क्या कर देता है, डिफ्लेक्ट करता है, यानी मोड़ देता है। आप देखोगे किसी भी बाल्टी में पानी भरा हुआ होता है टब में, तो उसको थोड़ा सा हिलाते ही वो उसका मूवमेंट जो है वो चेंज हो जाता है ना पानी का। वैसे ही अर्थ का रोटेशन भी, जब अर्थ घूमेगी तो करंट उसी को क्या करेगा, फॉलो करेगा, जिस डायरेक्शन में चलेगी। द डायरेक्शन ऑफ अ करंट डिपेंड ऑन 2 फैक्टर्स। हमारे करंट्स का जो डायरेक्शन है वो 2 फैक्टर्स पर डिपेंड होता है। द डायरेक्शन ऑफ प्लैनेटरी विंड्स, प्लैनेट पर चलने वाली हवाओं से, और शेक ऑफ द लैंड मासेज, और जहाँ पर ओशियन है उस लैंड मास का शेक किस तरह से हो रहा है, वो कैसे मूव कर रहा है, कौन सी डायरेक्शन में मूवमेंट चल रहा है उस अर्थ के लैंड मास का, तो वो भी हमारे ओशन करंट्स को क्या करता है, इफ़ेक्ट करता है। तो ये थे हमारे कुछ रीज़न जो हमारे अर्थ ओशन के करंट्स को क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं। अब हम आते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ करंट, इम्पॉर्टेंस ऑफ करंट्स। इसमें सबसे पहले आता है करंट्स ऑफ अटलांटिक ओशियन। कुछ करंट्स के नाम इसमें दिए हुए हैं। आप देखिए, आपके जितने भी ओशियंस हैं उनमें कुछ करंट्स हैं। यहाँ पे आपके डायग्राम दिया हुआ है, ये ओशियन है, देखिए देख रहे हो ना आप, ये सारा ओशियन है जो आपके ये इस कलर में है, थोड़ा स्लेटी कलर में, और जो ये ब्राउन कलर में है ये लैंड मास है। ठीक है, तो ये ओशियन करंट्स जो चल रहे हैं रेड से और ब्लैक से, देख रहे हो आप। तो रेड वाले जो हैं वो तो वार्म करंट्स हैं, और कोल्ड करंट कौन से हैं, ये ब्लैक वाले। अब इनमें ओशियंस के अकॉर्डिंग इन करंट्स को क्या दिया गया है, नेम दिया गया है। अब वो नेम कौन कौन से हैं, करंट ऑफ अटलांटिक ओशियन। अब आप देखिए आपका अटलांटिक ओशियन इसमें कहाँ पर है। अटलांटिक ओशियन के जो करंट्स हैं उनको कुछ नेम दिया गया है। आप देखो, सबसे पहले है नॉर्थ इक्वाटोरियल करंट, ये वार्म करंट है। साउथ इक्वाटोरियल करंट, ये वार्म करंट है, ये भी वार्म करंट है। देखिए ये साउथ इक्वाटोरियल करंट और नॉर्थ इक्वाटोरियल करंट दिया हुआ है ना, बिल्कुल इक्वेटर के पास। तो ये हमारे अटलांटिक ओशियन में है। गल्फ स्ट्रीम, ये भी हमारा क्या है, वार्म करंट है। गल्फ स्ट्रीम कहाँ पर दिया हुआ है, आप देखिए इसमें, हम सर्च करिए इसमें। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट वार्म करंट है। कैनरी, ये कोल्ड करंट है। ब्राज़ीलियन करंट, ये वार्म करंट है। बैंगुआ करंट, ये भी कोल्ड करंट है। तो ये अटलांटिक ओशियन के करंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए ये अटलांटिक वाला जो ओशियन है, अंटार्कटिक और अटलांटिक। इसके बाद आते हैं करंट ऑफ पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन के करंट्स हैं हमारे ये कुछ, जिनके नेम यहाँ पर दिए गए हैं। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और कुरोशिवो करंट, ये भी वार्म करंट है। इसके बाद में नॉर्थ पैसिफिक करंट, कुर्ले करंट, कैलिफोर्निया करंट, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट एंड पेरुवियन करंट। ये कुछ पैसिफिक ओशियंस के करंट्स हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम इंडियन ओशियंस के करंट्स पर। इंडियन ओशियन में वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट कोल्ड करंट है, ये ऑस्ट्रेलिया के पास का। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ये वार्म करंट है जो इक्वेटर के पास है। मोज़ेम्बिक ये वार्म करंट है। साउथ इक्वेटोरियल करंट, ये भी वार्म करंट है। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, ये कोल्ड करंट है। यानी अलग अलग ओशियंस है लेकिन करंट्स वही मिले जुले हैं। अब हम चलते हैं, ये जो करंट्स हैं इनका क्लाइमेट पर क्या इफ़ेक्ट आता है। इफ़ेक्ट यानी क्लाइमेट का इफ़ेक्ट इन पर कैसे आता है। द वार्म करंट्स टेंड टू इंक्रीज the temperature of the coastal region closer to them while the cold current reduce the temperature। अब जो वार्म करंट्स जो होते हैं, यानी जो गर्म पानी आएगा करंट्स के साथ,
वो क्या करेगा, उस एरिया के यानी वहाँ का जो कोस्टल रीजन है, वहाँ का जो समुद्री एरिया है, उसके टेम्परेचर को क्या कर देगा, गर्म कर देगा, बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा। और जब कोल्ड करंट होगा तो उसके आसपास का क्लाइमेट क्या हो जाएगा, वहाँ का टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा, यानी वहाँ का टेम्परेचर कम हो जाएगा। ठीक। और इसके बाद है इम्पैक्ट ऑन फिशरीज। अब आप देखो फिशरीज क्या होता है, मछली पालन, मछलियों का जो मछली पकड़ते हैं ना ओशियंस में से, वो होता है। द फिश इज फाउंड इन अ लार्ज नंबर एट प्लेस वेयर द वार्म एंड कोल्ड करंट मीट। न्यू फाउंड लैंड एंड जापान आर फेमस फिशिंग ग्राउंड इन द वर्ल्ड। अब आप देखो कि जहाँ पर कोल्ड करंट और वार्म करंट मिलते हैं, मान लो इधर से कोल्ड करंट चला है हमारा अंटार्कटिक से, और वार्म करंट से यहाँ पर जाके मिलेगा इक्वेटोरियल रीजन पे, तो वहाँ का पानी क्या हो जाएगा, न ज़्यादा गर्म होगा न ज़्यादा ठंडा होगा। एक एवरेज जो टेम्परेचर है उसका वो यहाँ पर मिलेगा, जहाँ पर वार्म और गर्म और ठंडा पानी मिलेगा। जैसे हम नहाने के लिए एक बाल्टी से गर्म और एक बाल्टी से ठंडा पानी मिलाते हैं ना हमारे नहाने वाली बाल्टी में, तो वो हमें बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल गर्म पानी से नहीं नहा सकते और बिल्कुल ठंडे से भी नहीं नहा सकते, तो जो गुनगुना पानी होता है वो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही ओशियन में होता है, जब कोल्ड करंट और वार्म करंट मिलते हैं तो पानी का जो टेम्परेचर है वो बहुत अच्छा हो जाता है, तो वहाँ पर फिशरीज़ बहुत अच्छी होती हैं, यानी जो मछलियाँ हैं वो अपने अंडे देना वहीं पसंद करती है अच्छे एवरेज वाले टेम्परेचर में उस पानी में। तो वहाँ पर फिशरीज़ काफ़ी होती है, मछली पालन होता है, मछलियाँ पकड़ी जाती है। कुछ ऐसे एरिया हैं, जैसे एक नई ज़मीन खोजी गई है जापान में, जो कि फ़िशिंग ग्राउंड बना हुआ है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा सबसे फेमस फिशिंग ग्राउंड है जापान में, जहाँ पर कि कोल्ड और वार्म करंट मिलते हैं। ठीक। और उसके बाद आता है इम्पैक्ट ऑन पोर्ट्स, यानी पोर्ट्स पर क्या इम्पैक्ट आता है इनका। द पोर्ट रिमेन्स ओपन थ्रू आउट द ईयर व्हेन अ वार्म करंट फ्लोज एडजॉइनिंग टू इट्स कोस्ट। पोर्ट्स जो होते हैं हमारे, जो बंदरगाह जो होते हैं, वो थ्रू आउट द ईयर ओपन रहते हैं जब वार्म करंट फ्लो करता है इन कोस्ट पर। ड्यू टू द अफेक्ट ऑफ कोल्ड करंट द कोस्टल वाटर फ्रीजर। और जब कोल्ड करंट आते हैं तो कोस्टल वाटर क्या हो जाता है, बिल्कुल फ्रीज हो जाता है, यानी ठंडा हो जाता है। एंड द पोर्ट्स आर क्लोज्ड फॉर अ ग्रेटर पीरियड ऑफ द ईयर। और जब फ्रीज हो जाता है वाटर तो वो पोर्ट्स क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं कुछ समय के लिए, साल के कुछ समय के लिए वो पोर्ट्स बंद हो जाते हैं। जब पानी फ्रीज हो जाएगा तो वहाँ पर शिप्स कैसे आएंगे, है ना। कोल्ड करंट्स में तो फिर भी वाटर पे फ्लो कर लेते हैं, लेकिन फ्रीज वाटर में वो शिप्स क्या हो जाते हैं, आ नहीं पाते हैं, और ग्रेटर पीरियड के लिए, लंबे समय के लिए वो पोर्ट्स क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, यानी ट्रेड पर इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे। ठीक है। अब आपके चलते हैं इम्पैक्ट ऑन ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन पे क्या इम्पैक्ट आता है इन करंट्स का। द शिप आर नेचुरली बेनिफिटेड बाय द फेवरेबल डायरेक्शन ऑफ द करंट बिकॉज दे कैन रीच देयर डेस्टिनी इन लेस फ्यूल। शिप्स जो ओशियंस में चलते हैं नेचुरली उनको बड़ा बेनिफिट मिलता है जब करंट्स इनके फेवर में होते हैं, यानी जिस डायरेक्शन में इनको जाना होता है और उस डायरेक्शन के अगर करंट चलता है तो वो शिप को क्या करता है, स्वाभाविक रूप से उसको आगे धकेलता है और उसके मार्ग पर बढ़ाता है, और इससे शिप की क्या होती है, लेस फ्यूल काम आता है, यानी ईंधन बचता है। कम फ्यूल में, कम ईंधन में वो शिप आगे की ओर बढ़ता चला जाता है करंट्स के द्वारा, उसको ज़्यादा ईंधन जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, लेकिन उसके विपरीत, एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ कोल्ड एंड वार्म करंट्स, जहाँ पर कोल्ड और वार्म करंट्स मिलते हैं तो इसके विपरीत क्या होता है, जब दोनों का संगम होता है तो वहाँ पर क्या होगा, ए डेंजर ऑफ एक्सीडेंट ड्यू टू फॉग फॉर्मेशन ऑलवेज परसिस्ट। एक डेंजर बना रहता है, एक खतरा बना रहता है, किसका, कि एक्सीडेंट का। अब एक्सीडेंट कैसे हो सकते हैं, जहाँ पर गर्म और ठंडा पानी मिलेगा
तो वहाँ पे फोग बनेगी। फोग देखिए ना अपने, कोहरा धुंध जिसको हम बोलते हैं, तो वहाँ पर फोग बनती है, फोग फॉर्मेशन होता है। इस कारण से कभी कभी शिप्स क्या होते हैं, आपस में टकरा जाते हैं, डायरेक्शन भूल जाते हैं और बड़े बड़े एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। तो इस तरह से कोहरा हमारे रोड पे भी कई बार एक्सीडेंट का कारण बनता है। उसी तरह से वार्म और कोल्ड करंट मिलने पर वहाँ पर फोग फॉर्मेशन होता है और फोग फॉर्मेशन की वजह से जो शिप्स होते हैं वो एक्सीडेंटल हो जाते हैं। तो इस तरह से जो करंट्स हैं, ओशियन करंट्स, वो हमारे ट्रांसपोर्टेशन पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। तो बच्चों ये चैप्टर था हमारा जो कि आज कंप्लीट हो गया है इस वीडियो में। और जो कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करें, ठीक है। तो ये चैप्टर फिनिश करते हैं और फिर इसके कुछ क्वेश्चंस आंसर्स हम आपको सेंड करेंगे, वो आप अपनी नोटबुक में करना, ठीक है। कुछ हम यहाँ पर ये दिए हुए हैं, जैसे ऑप्शन वाले, उनको सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ ओशियन करंट किलोमीटर पर आवर, तो कितनी स्पीड है, 125 किलोमीटर। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ वाटर ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस पर कितना वाटर है, 71% वाटर है, पढ़ा था हमने। द सैलिनिटी ऑफ सी वाटर इज़ 35 पार्ट्स पर 1000, ये है सैलिनिटी ऑफ सी वाटर, ठीक है। कितना वाटर होता है, 35 पार्ट्स होता है, ग्राम के हिसाब से नापा जाता है ये। विच ओशियन इज सराउंडेड बाय वॉल्केनिक आइलैंड्स, तो ये पैसिफिक ओशियन है जो वॉल्केनिक आइलैंड से घिरा हुआ है। अ प्लेस एक्सपीरियंस टू हाई एंड टू लो इन 24 आवर्स, वो तो क्या होते हैं, वो एक्सपीरियंस टाइड्स होते हैं जो 24 आवर्स में कभी बढ़ते हैं और कभी घटते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड करंट, कौन सा कॉल्ड करंट है, पेरिवियन इज द कॉल्ड करंट। तो ये कुछ हमारे क्वेश्चंस हमने सोल्व किए। अब हम आपको PDF सेंड करेंगे, उससे आप अपनी नोटबुक में सारे क्वेश्चंस को करना, ओके। फिर उनको हम चेक करने के लिए स्कूल में मंगवाएंगे, वो आपको डेट बता दी जाएगी, ओके। तो टेक केयर, गुड बाय।